अध्याय 87। उसने देखा। आस्म खतरा। यह उस घटना से संबंधित लगता है। क्या हम कबीले संरक्षक से संपर्क कर सकते हैं और इस स्थिति पर उनके संकेत पूछ सकते हैं? हालांकि मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं, हमें सूचित न करने के लिए उनकी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन अब जब ये सुरक्षा की बात आ गई है पूरे कबीले के लिए, मेरा सुझाव है कि हम उससे सीधे पूछें। आप ठीक कह रहे हैं। उनमें से कुछ सहमत हुए। जहां तक इस विचार का सवाल है कि कबीले के संरक्षक राक्षसों के साथ मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बात उनके दिमाग में भी नहीं आई। कबीले का संरक्षक स्थापना के समय से ही वहां था। उसने अपना संपूर्ण अस्तित्व कबीले के लिए समर्पित कर दिया था। सदियों की वफादारी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर संदेह किया जा सके। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वह एक आध्यात्मिक इकाई थी, और राक्षस ऐसी चीज थी जिनसे वह नफरत करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कुलपिता भी उसका सम्मान करते थे। वे उस पर संदेह करने का साहस नहीं करेंगे। वह न केवल उनसे उम्र में बड़ी थी, बल्कि उनकी शक्तियों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। महिला बुजुर्ग ने सिर हिलाया और दूसरों को सूचित किया। उन्होंने तुरंत समन्वय स्थापित कर कार्यों को आपस में बांट लिया। इस समय वे तुरंत एक निर्णय पर पहुंचे और सरणी निर्माण का उपयोग करके कबीले अवरोध को सक्रिय कर दिया। भले ही बादल शांत और स्थिर थे, किसी ने भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इस स्तर की घटना व्यापक विनाश का कारण बन सकती है। खालीपन की एक बूंद भी उपजाऊ भूमि को सीधे तौर पर हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। एक अन्य स्थान पर फूलों के पैटर्न वाला सफेद किमोनो पहने एक महिला छतरी के नीचे एक आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें चांदी की खूबसूरत छटा वाली थीं, और उसका चेहरा कला के एक नमूने के अलावा और कुछ नहीं था। वह भी गहरे काले आकाश की ओर देख रही थी। हालांकि अन्य बुजुर्गों के विपरीत उनकी अभिव्यक्ति शांत और अविचल थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर जरा भी डर या तनाव नहीं था। उसके चेहरे पर अत्यधिक शीतलता थी। उसके चारों ओर मृत्यु की आभा भर गई। उसने शांति से बादलों को देखा। उसकी आंखें एक रहस्यमय रोशनी से चमक रही थीं। यह ऐसा था मानो वह बादलों के पार और उससे भी आगे देख सकती थी, जिसे कबीले का संरक्षक भी नहीं देख पाता था। उसकी आंखें घूमी और उस दिशा में देखने लगी जहां ओलिवर और अन्य बच्चे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे देख सकती थी कि वहां क्या हो रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसने कोई अप्रत्याशित चीज देख ली हो। दिलचस्प, क्या मैंने इसकी गणना गलत की? उसने किसी से विशेष रूप से नहीं पूछा। हालांकि उसकी आवाज कोमल और शहद जैसी थी, उसका स्वर ठंडा और गंभीर था। वह धीरे से उठी और अपना छाता उठाया। उसका शरीर धीरे धीरे अनगिनत सूक्ष्म कणों में बदल गया और वह धीरे धीरे अपनी जगह से गायब हो गई। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, क्योंकि वह बार बार उस जगह की ओर देख रही थी जहां ओलिवर और अन्य लोग थे। स्थिर बादलों को देखकर मुख्य न्यायाधीश को सिरदर्द होने लगा। शून्य की उपस्थिति के कारण उनकी इंद्रियों को घुटन महसूस हुई। वह शांति से कक्षों की रखवाली कर रहा था, जबकि उसने अंदर मौजूद अन्य बुजुर्गों को बच्चों के साथ रहने और उन्हें बाहर न जाने देने की सूचना दी। यदि उनमें से किसी को चोट लग गई तो वह दूसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये फसल की मलाई थी, सर्वोत्तम में सर्वोत्तम। उनमें अपार संभावनाएं थीं जिन्हें निखारने की जरूरत थी। भले ही वह आज मर जाए, उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। वे तीनों इतने कीमती थे कि उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ा नहीं जा सकता था। 3 प्रधान न्यायाधीश ठिठक गए। उसे अचानक याद आया कि जिन 3 को उसने गिना था उनमें ओलिवर भी था। इससे पहले अचानक हुई घटना और बुजुर्ग के बुलावे के कारण वह इस बात को भूल गया कि पहले जब उसने इधर उधर देखा तो ओलिवर वहां नहीं था। उस समय उसकी सफलता के कारण उसका ध्यान नादिया पर अधिक था और उसने सोचा कि वह तरोताजा होने या कुछ और करने के लिए गया होगा। लेकिन वह अभी भी वहां नहीं था जब बादल अचानक बाहर आ गए। उसने जोर से भौहें सिकोड़ी। अगर कुछ हुआ तो उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम न उठाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आएगी। वह चारों ओर जाकर खोजना चाहता था,
लेकिन उसे डर था कि अगर ऊपर अशुभ शून्य बादलों के साथ कुछ हुआ तो वह अपने पीछे इस कक्ष की रक्षा नहीं कर पाएगा। वह अब केवल सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर सकता था, क्योंकि उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को वहां पहुंचने के लिए एक संक्षिप्त संदेश भेजा जहां वह था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अन्य लोग कबीले संरक्षक से संपर्क करने में सक्षम थे या नहीं। इस बीच कबीले संरक्षक को पहले ही स्थिति का एहसास हो गया था। वह गलियारों से तेजी से गुजरी, उसकी बिल्ली के समान गति धुंधली थी। जैसे जैसे वह शांति के स्रोत के करीब पहुंची, माहौल हर गुजरते सेकंड के साथ भारी होता गया। वह उन कक्षों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी जहां पुरस्कार वितरित किए जाने थे। उसे और अन्य लोगों को अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। लड़के ओलिवर को याद करते ही उसका दिल धड़कने लगा। उसके चारों ओर जो अजीब घटना थी वह खुद को दोहराती हुई प्रतीत हो रही थी, केवल इस बार यह कहीं अधिक तीव्र थी। और भी अधिक तीव्र। वह तुरंत कक्षों में पहुंची और चारों ओर देखा। वह एक बूढ़े व्यक्ति को कक्षों की रखवाली करते हुए देख सकती थी, लेकिन जब उसे होश आया तो ओलिवर अंदर नहीं था। उसकी इंद्रियों का विस्तार हुआ। इससे पहले कि वह तुरंत उसका पता लगा लेती, उसने अधिक क्षेत्र को कवर कर लिया। उसने उसे जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसका शरीर ऐंठ रहा था और आंखें बंद थीं। ऊपर भुमरते गहरे काले बादल एक अशुभ संकेत थे। ओलिवर, उसने फुसफुसा कर उसे उसकी अवस्था से उठाने की कोशिश की। वह महसूस कर सकती थी कि शून्य ऊर्जा उसके अंदर समा रही है, उसे बदल रही है। जैसे ही उसने उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की, शून्य बादलों ने गुप्त शक्ति से कुड़कुड़ाते हुए अशुभ रूप से हलचल करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि यदि उसने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो पूरा कबीला गंभीर खतरे में पड़ सकता है। उसे स्थिर करने की आवश्यकता है। उसने बुदबुदाया और अपनी शक्तियों को उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाने के लिए केंद्रित किया। उसने शून्य के प्रभाव को नियंत्रित करने की उम्मीद करते हुए अपने एस्पेरा को प्रसारित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, शून्य बादल कांपने लगे, मानो वे किसी भी क्षण बरस पड़ेंगे। दर्शक अपने ऊपर अशुभ आभा को महसूस करके कांपने से खुद को नहीं रोक सके। इस समय हर व्यक्ति के दिल में डर की भावना मौजूद थी। राहत की एकमात्र भावना उनके सिर पर कबीले की बाधा थी। जो बेखबर लोग खतरे की वास्तविक प्रकृति को महसूस नहीं कर सके, उन्होंने बादलों को सामान्य से अधिक गहरे गरजने वाले बादलों के रूप में ही समझा और अपना जीवन हमेशा की तरह जारी रखा। हालांकि जिनकी इंद्रियां उन्नत थीं वे बेहतर जानते थे। वे सांस रोककर बादलों को देखते रहे, ये जानते हुए कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी अप्रत्याशित विनाश ला सकती है। जैसे ही कबीले संरक्षक ने ओलिवर को स्थिर करने में अपनी शक्ति लगाई, वह महसूस कर सकती थी कि शून्य ऊर्जा उसके प्रयासों का विरोध कर रही है। यह ऐसा था मानो शून्य का सार जीवित था, उसके नियंत्रण के विरुद्ध पीछे धकेल रहा था। रुको ओलिवर, वह फुसफुसाए, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। तुम्हें ये सहना होगा। वह जानती थी कि अगर ओलिवर समय पर नहीं जागा तो बहुत देर हो सकती है। उस समय उसे अत्यधिक कदम उठाने पड़ सकते हैं जिनसे वह हर हाल में बचना चाहती थी। ओलिवर की ऐंठन धीमी होने लगी, उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया क्योंकि शून्य ऊर्जा समाहित हो गई थी। ऊपर के बादल छंटने लगे, उनकी अशुभ उपस्थिति धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह नियंत्रण हासिल कर रहा है। उसने उसकी ओर देखा, आखिरकार यह हो रहा है। अंततः अनंतकाल जैसा महसूस होने के बाद ओलिवर शांत पड़ा रहा, उसके भीतर शून्य ऊर्जा समाहित थी। कबीले संरक्षक ने राहत की सांस ली, उसका शरीर थकावट से ढीला हो रहा था। अभी के लिए ये खत्म हो गया है। लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तब भी वह जानती थी कि यह केवल एक स्थायी राहत थी। ओलिवर के भीतर की शक्ति अभूतपूर्व थी और आने वाले दिनों में उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उसे इस पर नियंत्रण करना सीखना होगा, वरना भविष्य में मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या हो सकता है। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह गंभीर थी। फिलहाल वह खुश थी कि बादल भी धीरे धीरे छंट रहे थे।
जब वो उसके अचेतन शरीर के चारों ओर घूम रही थी, तो वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि यह तो कहीं अधिक महान और अधिक खतरनाक चीज की शुरुआत थी। कहानी खत्म। अलविदा।